मतलब सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले जो हैं वो प्यार मोहब्बत की यात्रा की बात करते हैं। आज जो अधिकार भारत में मुसलमानों को मिले हुए हैं वो मुसलमानों को अधिकार पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है। कि 47 के अंदर जो दलित हिंदू पाकिस्तान से आना चाहते थे इधर, उनके सिरों पे बंदूक रख दी गई थी। नेहरू ने कराची से जो हिंदू आना चाहता था, तो कराची से इधर आने का तो रास्ता पानी के जहाज के थ्रू, बिल्कुल वो पानी के जहाज तक बंद करवा दिए। एक साबित कर दे कि इतने सालों से पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के हिंदू और सिख भारत आ रहे हैं, उनमें से एक भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर कोई शामिल रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारी पार्टियां अपनी अपनी डफली बजाने में लग चुकी है। लोग किसे वोट देंगे यह गणना तो खैर 4 जून को होगी, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए नैरेटिव सेट करने का काम शुरू हो चुका है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसे लेकर बिल्कुल आमने सामने आर पार की लड़ाई चल रही है। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भावनिक हैं और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही पार्टी लेकर चल रही है, दूसरी पार्टी उसका जवाब तक नहीं देना चाहती। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो है सीएए का। एंड चुनाव से पहले मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, सीएए लागू कर दिया। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हम समालोचना करने की कोशिश करेंगे कितना है सरकार के फेवर में, जो विरोध में दलीलें हैं क्या वो वाकई में मजबूत हैं या खोखली हैं। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। प्रोफेसर कपिल कुमार जी एक जाने माने हिस्टोरियन है। राष्ट्रवाद ये उनकी विचारधारा है और वो प्राउडली अपने ट्विटर हैंडल पर यह बात लिखते भी हैं, यानी बनावटी राष्ट्रवाद वगैरह उनकी व्याख्या में नहीं है। और वो जाने माने इतिहासकार हैं। कई सारे म्यूजियम में हिस्ट्री के चेयरपर्सन है, 6 म्यूजियम में। अगर यस तो आज हम उनके साथ में चर्चा करेंगे, सीएए के बारे में विस्तार से बात करेंगे। प्रोफेसर साहब, सीएए कितना भावनिक और कितना यथार्थ? मैं तो ये कहता हूं चिल्लाओ और सीए। मतलब आपने अभी जो ढपली बजाने की बात की ना, ऐसा है कि कुछ ऐसे तत्व हमारे यहाँ हैं जिन्हें ढपली नहीं, वो मिल करके कोई रुंधन राग गाता है, कोई ढपली बजाता है, कोई मुटीनी का रस्तरी पीटना शुरू कर देता है कि जितना पीटना चाहो उतना पीट लो और जितना चिल्लाना चाहो चिल्ला लो। अब जो ये उठा रहे हैं सीए का सवाल, वो कई बार जिक्र आता है भारत के अंदर के साक्षरता आ गई है, लोग पढ़ाई लिखाई बढ़ गई है, लेकिन जितने लोग कितने दिमाग से पैदल हैं और कितने अनपढ़ हैं, ये वाकई में सामने निकल करके आता है कि जिसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत के मुसलमान का इसके ऊपर कोई असर नहीं है, लेकिन मार दिया मुसलमान को मार दिया। वो ओवैसी चीख रहे हैं और वो छोड़िए, वो चीख रहा है, वो अखिलेश यादव चीख रहा है, ये चीख रहे हैं बिना उसको पढ़े हुए। अब मुझे एक बात बताइए, ये कहते हैं कि इसमें मुस्लिम शब्द को क्यों नहीं रखा गया? तो भाई मुझे एक बात बताओ कि जो 3 देश हैं जिनका जिक्र आता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अपना ये अफगानिस्तान, ये तीनों इस्लामिक देश हैं। अब अगर आप ये लिख दीजिए कि यहाँ का जो मुस्लिम प्रताड़ित है उसको भी हम सीए देंगे, तो इसका मतलब इन कट्टरपंथियों से, इन भड़काऊ लोगों से मेरा सवाल है, इसका मतलब तुम ये मानते हो कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में मुसलमानों का प्रताड़न हो रहा है? कोई जवाब दे इस बात का। ये तो बड़ा छाती ठोक के कहते हैं ना, और आज भी गजवा हिंद की बात करते हैं ये लोग। फिर
सन 47 से उठाइए आप इस बात को, किस लिए विभाजन करवाया था देश का? यही कहा था ना इन्होंने कि हिंदू मेजोरिटी के अंदर में मुस्लिम अधिकार ये नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। आज जो अधिकार भारत में मुसलमानों को मिले हुए हैं, वो मुसलमानों को अधिकार पाकिस्तान में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है। अब देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या हाल हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हाल हो रहा है। और फिर जब धर्म के नाम ने आपने किया, अंग्रेजों ने अपने हर डॉक्यूमेंट में ये लिखा, इस्लामिक डोमिनियन, हिंदू डोमिनियन, इस्लामिक डोमिनियन, हिंदू डोमिनियन। और मुझे बताइए, इन पे जवाब नहीं बनते। मैं पूछता हूं उनसे, जवाब दो भाई, कि 47 के अंदर जो दलित हिंदू पाकिस्तान से आना चाहते थे इधर, उनके सिरों पे बंदूक रख दी गई थी कि तुमको नहीं जाने देंगे, तुम यहां से चले गए तो हमारी ये महल कौन उठाएगा? रावलपिंडी में, कराची में, लाहौर में। मैं नहीं कह रहा, ये वृत्तांत रिकॉर्ड्स के ऊपर मौजूद है, पूरे के पूरे लेकर के। और ये कांग्रेसियों ने क्या किया उस समय? नेहरू ने कराची से जो हिंदू आना चाहता था, तो कराची से इधर आने का तो रास्ता पानी के जहाज के थ्रू था। बिल्कुल, वो पानी के जहाज तक बंद करवा दिए। सेकुलर थे ना, बहुत बड़े सेकुलर थे ये। और आप ये देखिए कि ये लोग, इनमें से किसी ने मुझे एक बात बताई है, आज तक मुझे ओवैसी का, अखिलेश का, राहुल गांधी का, ममता का, इनका एक का मुझे आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू लड़कियों, सिख लड़कियों और क्रिश्चियन लड़कियों के साथ होता है कि कैसे उन्हें अगवा करके ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनसे जबरदस्ती शादी कराते हैं, इन्होंने इसके विरुद्ध एक भी बयान दिया? भारत में तो इन्हें वो दिखाई दे रही है ना आजकल कि यहां तो प्रजातंत्र नहीं रहा। जरा एक बयान बता देंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उस पर इन्होंने क्या कहा। और पाकिस्तान तो छोड़िए, आप ये देखिए कि जिन अफगान मुसलमानों को तालिबान ने प्रताड़ित किया, वो भी मुस्लिम ही थे ना, कितनों ने भारत में आके शरण दी? ब्रिटेन चले गए वो तो। नहीं, भारत भी आए। हाँ, कुछ आए, भारत आए, भारत अभी भी मौजूद है। मैं तो दिल्ली में देखता हूं ना, लाजपत नगर और तुम्हारा ये हमारा मैक्स के सामने का सारा इलाका भरा पड़ा है। क्या उन्होंने शरण नहीं दी? यहाँ पे क्या भारत ने शरण नहीं दी उनको? और उस पर तो बताए ना फिर कि तालिबान भी मुसलमान था और वो अफगानिस्तान के मुसलमान भी मुसलमान थे, तो तालिबान ने और फिर औरतों के ऊपर मुसलमानों के क्यों प्रताड़ना की, उसका ही समर्थन करते हैं। आप ये देखिए कि जो तालिबान कर रहा है स्त्रियों के साथ, वे उसका ही समर्थन करते हैं, उन चीजों का। और सबसे मजे की बात ये है पारक जी कि चीन में जो हो रहा है मुसलमानों के साथ, उस पर इनकी जबान नहीं खुलती, क्योंकि वो पाकिस्तान का बाप है। तो इसलिए ये जबान कैसे खोल देंगे भाई कि चीन के खिलाफ बोल देंगे? वो तो दाढ़ी तक नहीं रखने दे रहा चीन वाला, नमाज नहीं पढ़ने दे रहा आपको, मस्जिद तोड़ रहा है आपकी। लेकिन वो जीन पिंग इनका ही माई बाप है, इन्हीं कम्युनिस्टों को भी माई बाप है, जो सीएए के खिलाफ जो है ये केरला गवर्नमेंट जो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था कि सीएए दरअसल एक ऐसा मुद्दा है जहां पे केंद्र बनाम राज्य, ऐसी हमें परिस्थिति देखने मिलती है। जैसे कि तमिलनाडु ने, एमके स्टालिन ने कह दिया कि सीएए तमिलनाडु में लागू नहीं होगा। इसके बाद में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा हम हमारे यहां पर भी इसे नहीं आने देंगे। ठीक है। केरल सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए महामहिम है, उनके पास जन समर्थन वाली सरकार है और वो सीएए का विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो आपको एक बार बताऊं, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग, कि जितने भी बेचारे ये प्रताड़ित हिंदू या सिख आए हैं पाकिस्तान से या अफगानिस्तान में से, इनमें से किसी का दिमाग खराब नहीं है कि वो ममता के राज में जाकर के या स्टालिन के राज में जाकर के शरण में। वहां तो एक ही नहीं है। ममता के बांग्लादेश से आए हिंदू जरूर मौजूद हैं, ठीक है। और ये वो ममता है
जिसने पार्लियामेंट में कागज फाड़े थे कि बांग्लादेशियों को बाहर निकालो, आज वही बांग्लादेशी इसके बहुत प्यारे हैं, ठीक है, क्योंकि इनका इसका वोट बैंक है। और फिर उनसे मिलकर के ये क्या करवाती है, मुसलमान जो बांग्लादेशी आते वैसे एक हैं। दिलचस्प बात ये भी, आपकी बात बीच में काट रहा हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से चुने गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तानियों के साथ है, चोरी चकारी ये सब बढ़ जाएगा। ऐसा है कि जो बांग्लादेशी बसा रखे हैं इन्होंने दिल्ली के अंदर चारों तरफ से, उससे तो कोई क्राइम लॉ ऑर्डर की प्रॉब्लम ही नहीं है। और जो प्रताड़ित हिंदू है उसकी वजह से डकैती बढ़ जाएगी, उसकी वजह से रेप बढ़ जाएगा, उसकी वजह से चोरी बढ़ जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है ना केजरीवाल का, मैं तो अब तक हैरान हूं कि इस पे कोई क्रिमिनल केस क्यों नहीं फाइल हुआ। ये साबित तो करे, एक साबित कर दे कि इतने सालों से पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के हिंदू और सिख भारत आ रहे हैं, उनमें से एक भी किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर कोई शामिल रहा हो। और मैं साबित करूंगा कि कितने बांग्लादेशी जो है मुसलमान जो यहां पे आए हैं वो किस तरीके का क्राइम यहां पे कर रहे हैं इस देश के अंदर आकर के। 100 केसेस दे दूंगा मैं इनको उस तरीके के। वो क्या कर रहा है, वो शाहजहां शेख देख लिया ना क्या करवा रहा है वहां पे। अरे केजरीवाल मतलब इससे बड़ा नौटंका मैंने नहीं देखा है दुनिया के अंदर कभी भी। कि ये तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था ना और पहले ही पलटी मार गया था, और इतना बड़ा नौटंका बन गया है ये आदमी कि झूठ बोलने में, मतलब ये तो बाप है सबका झूठ बोलने के अंदर। मैं चुनौती देता हूं केजरीवाल को कि एक आदमी का नाम मुझे दिखा दे। केजरीवाल देखिए दिल्ली में रह रहे हैं ना मजनू के टीले के ऊपर, वहां से आए हुए शरणार्थी हिंदू पाकिस्तान से आए हुए, एक बता दे मुझे उनमें से इसका रिकॉर्ड है क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर कभी इन्वॉल्व किया हो। और हम वही 10 बांग्लादेशियों के नाम इसको नहीं, और इनको बांग्लादेशी प्रिय है, रोहिंग्या इनको प्रिय है, वो कोई क्राइम नहीं कर रहे। कितने रोहिंग्या पकड़े गए क्राइम करते हुए, वो इसको नहीं दिखाई देता। देखिए ये एक सेट एजेंडा पे चल रहा है। ये सेट एजेंडा है, मतलब वो सीएए के माध्यम से माइनॉरिटी खासकर मुस्लिमों को एकजुट करने में क्या लोकसभा चुनाव से पहले कामयाब होंगे? आप क्या कहेंगे युवा मुस्लिम से? पारक जी, ये मुद्दा खाली लोकसभा चुनाव का नहीं है, ये मुद्दा उससे आगे है और बहुत गंभीर है और बहुत बड़ा मुद्दा है। ये जैसे शाहीन बाग होता है वो भी इसी में हुआ था ना। बिल्कुल ठीक है ना, या अभी हल्द्वानी के अंदर हुआ। मतलब मुझे बताइए कि रेलवे की जमीन और वो सब वहां बांग्लादेशी कैसे पहुंच गए, कैसे कब्जा ली, तब कोई नहीं कुछ बोला इनमें से, बताते हैं। तो ये मुद्दा खाली चुनाव का नहीं है, ये मुद्दा उस गजवा हिंद का हिस्सा है। और ये जो घटनाएं घटती हैं कि शाहीन बाग हो गया, हल्द्वानी हो गया, कहीं और इन्होंने पत्थर फेंक दिए, बोतलें फेंक दी, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ग्राउंड हो रहा है। जैसे वो लेबोरेटरी में टेस्ट आप करते हैं ना, तो छोटी छोटी जगह पे ये जो कट्टर पंथ वाले हैं, गजवा हिंद की बात करने वाले हैं, ये उनके लिए लैब है कि हम अगर इस तरीके से भड़काएंगे तो टेस्ट करना चाहते हैं कि कितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं और सरकार का क्या रवैया है। उसके हिसाब से अपनी ये स्ट्रेटेजी जो है आगे की इनकी बनाई जाए गजवा हिंद को पूरा करने के लिए। और इसमें इनके साथ है नक्सलाइट और हर कोई फिर वो जो मिर्ची रखती हुई है जिनको मोदी जी के नाम से। तो ये मसला केवल चुनाव का नहीं है, केवल मोदी को हटाए जाने का नहीं है, बल्कि ये मसला जो है पूरे भारत को, वो एक दिया ना, एक मौलाना कौन बोल रहा है कि वो हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बन जाए, कि 27 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान के और 22 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के और 20 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के, फिर तो 80 करोड़ होंगे, फिर तो हमारा राज होगा यहाँ पे, हमारा प्रधानमंत्री होगा यहाँ पे। अब इनका माइंडसेट देखिए, मानसिकता देखिए इनकी किस तरीके की मानसिकता है इनकी इन इश्यूज को लेकर के चलने की। और अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं मुस्लिम युवाओं से, हाँ भाई मुस्लिम युवाओं से मुझे असल में बार बार सुभाष चंद्र बोस याद आ जाते हैं। 14 सितंबर 1944 के दिन उन्होंने एक भाषण दिया था रंगून रेडियो से, जब उन्होंने यही बात उठाई थी, जब पाकिस्तान की डिमांड जिन्ना कर रहा था कि भाई युवाओं तुमको क्या मिल जाएगा अगर पाकिस्तान बना भी दिया जिन्ना ने, तो वो क्या मिल गया हो तो आज का पाकिस्तान अब साबित कर रहा है। लेकिन ये जो भड़काऊ एलिमेंट है यहाँ पे,
मेरा मुस्लिम युवाओं से पूछना है कि मुझे बताएं कि एक तरफ बात होती है कि मुसलमानों में गरीबी है, बेरोजगार है, इनके यहाँ अगर कोई बच्ची एमएससी पढ़ जाए तो आसानी से शादी को लड़का नहीं मिलता। तो दूसरी तरफ मेरा इनसे सवाल है कि जो तुम्हारे नाम पे राजनीति करते हैं, तुम्हारे सरगना बनते हैं, जरा उनसे पूछो कि उनके कुनबों के पास इतना धन कहां से आ गया। गरीब मुसलमान को कहेंगे मदरसे में पढ़ और अपने बच्चे को इंग्लैंड भेजेंगे पढ़ाने के लिए। वो देखा नहीं वो कौन था, वो कश्मीर के अंदर हो, बिल्कुल, कि उसके पोते का एग्जाम था तो उस दिन जो है वो कर्फ्यू वर्फ्यू सब हटवा दिया गया उस दिन, उसका इम्तिहान दिलवाने को। किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, बच्चा पढ़ता था, उसका पोता होता। तो एक तो ये है उनका। दूसरा आप ये देखिए कि इनमें क्या पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग नहीं है? जितने क्रिमिनल हैं, आप इस्लाम के नाम पे उन क्रिमिनल्स को भी बचाइए और वो क्रिमिनल ही इनके वो नेता बनेंगे। उन्हीं को, ठीक है, आप देख लीजिए, आपके सामने पड़ा है यूपी में मुख्तार अंसारी और ये सब जो है कितने कितने केसेस चल रहे हैं, कितने वो चल रहे हैं इनके ऊपर, लेकिन वही मिलेगी उनको। और इसके बाद जिस दिन मुसलमान युवक जो है वो इनके गिरबान में हाथ डाल के पूछ लेगा कि भाई ये बता, तेरे परिवार इतनी बढ़िया नौकरियों पे कैसे है, तू हमारे नाम पे नेतागिरी करता है, तेरे पे इतना पैसा कहां से आ गया कि तू विदेशों तक में घूम रहा है, अपना वो बना रहा है। जिस दिन ये इनके गिरबान में हाथ डाल के मांग लिए, ये सारा धंधा खत्म हो जाएगा। 72 साल से ये सवाल आज तक किसी ने पूछा नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही है। औरंगजेब इसके नाम पे सड़कों के ऊपर दंगा हो जाता है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम इनके नाम पे कोई चौक बना करके या तो बड़ी सड़क बनाने के लिए तैयार नहीं है। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है यहाँ पे। देखिए 1947 के बाद से एक जो राष्ट्रवादी नैरेटिव था, राष्ट्रवादी वृत्तांत था मुसलमानों के बीच में, उसको बड़ी सोच समझ के उसको गायब कर दिया गया, डिवाइड कर दिया, गायब कर दिया गया। आप किसी मदरसे के अंदर अजीमुल्लाह को पढ़ाते हुए नहीं देखेंगे, अशफाक उल्लाह को पढ़ाते हुए नहीं देखेंगे, ब्रिगेडियर उस्मानी का नाम नहीं आएगा, मकबूल शेरवानी का नाम नहीं आएगा, या जो आजाद हिंद फौज के अंदर मौजूद थे कर्नल महबूब, आबिद हुसैन, इनके नाम नहीं आएंगे, क्योंकि इन नामों को बड़ी खूबसूरती के साथ में गायब कर दिया गया है। मैं एक बार एक प्रोग्राम ले रहा था एक चैनल के ऊपर आज से कुछ साल पहले, तो जब मैंने नाम गिलाने शुरू किए तो फोन इन वो था, तो इनके मुस्लिम बच्चों के फोन आने शुरू हुए कि आप ये क्या नाम ले रहे हैं, तो हमने कभी सुना ही नहीं। मगर तुम्हें क्यों सुनाई जाएंगे? उनको तो लियाकत अली सुनाया जाएगा और जिन्ना सुनाया जाएगा, ये राष्ट्रवादी थोड़ा सुनाए जाएंगे तुमको जो है। लेकिन ये समझ की बात है, सोच की बात है कि किस तरीके से आप इनको डालते हैं। भाई जी, इस मामले पे एक दिलचस्प रिपोर्ट भी आई थी बीच में कि सरकारी नौकरी, एजुकेशन के टॉप या इंस्ट्रूमेंटल पोजीशन पे पोस्टिंग, डॉक्टर, इंजीनियर्स, इन सब जगह पे आजादी के समय पे जितने मुस्लिम थे आज वो नहीं है। और ये कहा जाता है मुस्लिम कम्युनिटी से कि ये सोच समझकर आपको हटा रहे हैं। इनसे पूछो जरा पहले कि कितने तो उनमें से पाकिस्तान गए। जब 47 से आप आंकड़ा बनाते हो तो 47 का आंकड़ा आप पाकिस्तान गए। और दूसरी बात ये, कौन सा हटाया गया भाई, हमें बताएं आप। ये भाई टॉपर तक हुआ है वो कौन था? ये बिल्कुल कश्मीर से, उससे तो सबसे बड़ा नाम तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। भाई साहब मुझे एक बात ये बताइए आप कि आज भी पोजीशन इनकी ये है जो मैंने कही कि अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे कॉन्वेंट स्कूल में, ऑक्सफोर्ड भेजेंगे, बाहर भेजेंगे, और जो गरीब मुसलमान है उसको बच्चों को कहेंगे तू मदरसे में पढ़ा रहे जाकर। तो गलती ये हमारी है या किसी और की है? तो आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद भी सीए मुद्दा गूंजता रहेगा? इस समय रमजान महीना है इसलिए हंगामा नहीं हो रहा है, फिर एक बार सड़क के ऊपर लड़ाई देखने मिल सकती है? देखिए, जब तक ये मानसिकता जो है गजवाए हिंद की, ये मानसिकता खत्म नहीं होती, तब तक ये सारे मुद्दे जो है गूंजते रहेंगे। चाहे वो सीए का मुद्दा हो
मतलब आप मुझे बताइए, कौन से देश का कानून तन सर से जुदा होने का नारा अपने देश के अंदर जो है परमिट कर देगा? और उस नारे को एक जायज बताते हैं। मैंने पूछा था एक डिबेट में, बात हुई, मैंने कहा लगा दो शरीयत भाई, पूरे देश में हम मानते हैं, चलो मुस्लिम शरीयत से गवर्न होंगे। बड़े खुश हुए भाई साहब। तो मैं कहा फिर एक बात याद रखना कि जो चोरी करते पकड़ा गया ना, उसके हाथ काटे जाएंगे। बोले नहीं नहीं, वो तो पुलिस और कचहरी है। मैं कहा अच्छा, उनके लिए पुलिस और कचहरी है और तुम्हारी औरतों के लिए 3 तलाक है। ये दोहरा रोल नहीं चलेगा, डबल रोल नहीं चलेगा। और जहां तक ये सवाल है कि ये तमिलनाडु क्या कर रहा है, बंगाल क्या कर रहा है, या केरला क्या कर रहा है, देखिए केरला के सीपीएम वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो तो बुर्जुआ कॉन्सेप्ट है कम्युनिस्टों के लिए। उनका काम तो प्रोलिटेरिएट की डिक्टेटरशिप स्थापित करना है। तो केरला का तो आधा पाकिस्तान इन्होंने बना ही दिया है, उत्तरी केरला को पूरा गाँव में शरीयत मौजूद है वहां पे। अब रही बात बंगाल की, तो बंगाल एक अगर ये जो कर रही है, तो आप कभी समझ सकते हैं कि आज के हिंदुस्तान में ये हो रहा है जो फिल्मों में देखने को चीज मिलती है कि गांव की औरतों को जो है उसके यहाँ जाना पड़ेगा रात को, किस तरीके से गांव के लोगों को धमकियां दी जाती है, की जाती है, ये कल्पना से बाहर है। और आप एक बात सुनिए, ये जितने भड़काऊ ब्रिगेड है ना, ये एक की आवाज नहीं निकली इसके ऊपर। वो बरखत इस पे क्यों नहीं लिखती आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर? वो अरफा कहाँ है, वो अरफा खातून, वो वायर वाली, क्यों नहीं लिखती भाई तू वायर के अंदर इस पे? राना अयूब बहुत बड़ी अपने आप को एक्टिविस्ट बनती है, कहां तुम्हारी जुबानों में ताला लग गया भाई? तुम तो औरतें हो, कम से कम और बातों को छोड़ दो। तुम बड़ी महिला 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 ये फ्रीडम विमेन लिब की बात करती हो, दो तो सही जवाब इसके ऊपर। नहीं देंगे, क्योंकि आज स्थिति यह है, एक तो गज़वा हिंद, और दूसरा जिस तरीके से भारत तरक्की कर रहा है, अब ये इनकी आंखों को नहीं भाता, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो और कोई देश हो। क्योंकि एक चीन उन्नति करके अगर बड़ी पावर बन गया तो इनकी इकोनॉमी और उसकी ऐसी हो गई, तो भारत अगर उस लेवल पे आ गया तो इनका क्या हाल होगा। तो सोरोस महाराज भी हैं हमारे यहाँ, सोरोस के भी बहुत सारे चेले हैं। राहुल गांधी की तो यात्रा वात्रा में उसके सेक्रेटरी वेक्टरी कई लोग दिखाई दिए, जो प्यार मोहब्बत की, मतलब सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले जो हैं वो प्यार मोहब्बत की यात्रा की बात करते हैं पूरी। सही कह रहे हैं आप कि चुनाव के लिए एजेंडा सेट हो रहा है। CAA कईयों के लिए भावनिक मुद्दा है, लेकिन जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं उनका कहना बिल्कुल साफ सीधा और मुद्दे की बात है कि भारत से बिछड़े हुए हिंदू देश में एक बार फिर आने चाहिए, बसने चाहिए, और उन्हें भी नई जिंदगी बसाने का एक फिर मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे स्टूडियो में, हमारे साथ चर्चा की। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।